मैं अपने दोस्त विनय से मिला। काफी पुराना दोस्त, उससे मेरी पहचान करीब 10 साल से है। वो काफी समय के बाद मेरे से मिला। अब वो एक जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज में काम करता है। और जब वो मिला तो एक ऐसी जगह का जिक्र किया जिसके बारे में सुनने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए। मगर मन में एक अलग ही जिज्ञासा भी जन्म ले चुका था उस बारे में जानने का, कि आखिर एक बार उस काले सा जिसके बारे में बता रहा था, उसके दर्शन करने के बाद क्या होगा। मगर उस काली शक्ति को छेड़ने का अंजाम भी भुगतना पड़ा। मुझे नहीं, विनय को। अब हुआ यह था कि कल विनय मुझे मिला और बताया एक ऐसी कहानी जिस पर मैं पहले तो भरोसा नहीं किया। फिर जब वहां उस जगह पर गए तो अजीब सी नकारात्मक शक्ति से मुलाकात हुई। विनय बताया कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जो मेरी कहानी को और भी रोचकता प्रदान कर सकता है। इस बारे में बताने के पहले यह बात बता दूं कि उस जगह का नाम गुप्त रखा जा रहा है, मगर उस जगह पर क्या हुआ यह जरूर बताना चाहूंगा। विनय को पता है कि बचपन से ही मेरा शौक कुछ तूफानी सा है और आदतें किसी कयामत से कम नहीं। वो यह जानता है कि मैं एक लेखक भी हूं, लिखता रहता हूं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह की बातों और कहानियों को सबके सामने रखना मेरी आदत और दिलचस्पी भी है। इसलिए उसने मिलने के बाद मुझे बोला कि मेरे लिए एक कहानी लेकर आया है। मैं खुश हुआ, पूछा कि किस तरह की है। उसने बताया हॉरर है, मगर सत्य घटना। जिस जगह पर वो जा चुका है उस जगह उसने महसूस भी किया है कुछ भूतियापन को। पहले तो मैं उसकी बात को मजाक समझ रहा था, पर जब उसने बताया उस जगह के बारे में तो मेरी दिलचस्पी जागी रहा। नहीं गया, सोचा एक बार होकर आ जाऊं। फिर मैंने विनय को भी उस जगह चलकर दिखाने को कहा। वो मान गया, मगर मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि हम रात के वक्त जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो एकटक मुझे देखते हुए घूरने लगा। मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहा है। तो उसने बताया रात में जाना खतरों से खाली नहीं होता। काली शक्तियां अंधेरे में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। पर मैं नहीं माना, बोलने लगा जाना है तो रात में ही जाएंगे। वो सख्त मना करने लगा। फिर कुछ देर बाद मेरी जींद के सामने उसे अपने घुटने टेकने ही पड़े। वो अब तैयार हो चुका था रात के वक्त उस जगह पर जाने के लिए जिसका पता सिर्फ और सिर्फ विनय ही जानता था। वो तैयार तो हुआ, पर मुझे बोला कि साथ में एक और किसी को लेकर चलेंगे। मैंने पूछा क्यों। क्योंकि रात का समय होगा, कोई दुर्घटना घट गई तो घर तक बात भी तो पहुंचना चाहिए। मैं पहले उसका चेहरा देखने लगा। उसके चेहरे में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो डरा हुआ हो। पहले तो मैं उसकी बात को मजाक में ले रहा था, फिर उसकी बातों में कुछ ऐसा लगा कि वो बहुत गंभीरता से कह रहा है। मैं मान गया उसकी बात और साथ में एक दोस्त को बता दिया जिसका नाम राघव तिवारी है। पहले तो हमारी बात पर वो हंसा, फिर मान भी गया। मेरी तरह राघव भी प्रमाण को ही मानता है, न कि सुनी सुनाई बातों पर। बहुत जगह पर हमारे विचार एक जैसे मिलते भी हैं। राघव तिवारी, विनय यादव और मैं यानी मोहित तिवारी। अब हम तीनों उस जगह पर जाने को तैयार हो गए, वो भी रात के समय। सुनने में वो जगह जैसा कि विनय ने बताया था उसका प्रारूप सुनकर और उसकी अनसुनी सच्चाई जानकर किसी का भी कलेजा बाहर आ जाएगा। मगर फिर भी हम तैयार हो गए जाने के लिए। हम तीनों उस जगह पर जाने वाले हैं, ये बात तो हम तीन जानते ही थे। पर हमारे अलावा एक और था जो इस बात को जानता था, मनेंद्र अग्रवाल। वो भी हमारा दोस्त ही है। उसे विनय ने बताया था वो इसलिए अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे घर तक वो बात पहुंचा देगा। मैंने जब सुना उस पर बौखला गया। ये भी कोई तरीका है जब अभी तक हम उस जगह पर पहुंचे ही नहीं हैं। पहले ही अशुभ ही सोच रहा है। पहले उस जगह पहुंच फिर बोलना मैंने जो किया सही था या गलत, विनय ने कहा। उसकी बात सुनकर मेरी और राघव दोनों की कुछ देर के लिए दिल में एक घबराहट तो हुई थी कि सच में ऐसा कुछ है क्या जैसा कि विनय कह रहा है, कर रहा है। फिर हमने सोचा अगर उसकी बात को हम गंभीरता से लेंगे तो वहां जाने के पहले ही खौफ की वजह से जान चली जाएगी। जाने की बात तो दूर की, उसकी बातों को हमने नजरअंदाज कर दिया और फिर शाम होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद ही उस जगह पर जाने का हमने सोचा था, जो हमारे स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव के और अंदर वाले रास्तों पर पड़ता है, जहां बहुत अंधेरा हो जाता है, कोई आना जाना भी नहीं करता। वजह वो जगह जिसका जिक्र विनय हमारे सामने कर रहा था। हमने आज कमर कस ली थी कि वहां जाकर देखना है आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जो लोगों को डराती है। विनय ने उस जगह के बारे में हमें बताया था कि वो गांव के खूब अंदर जहां झाड़ियों वाला रास्ता पड़ता है, दोनों तरफ खेत हैं और कुछ खाली पड़े मकान, जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है।
उस जगह को पार करने के बाद थोड़े दूर में एक खाली रास्ता है, जहां से दाहिने तरफ जब जाएंगे तो उस जगह पर एक बड़ा सा तालाब है जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। खूब अंधेरा उस जगह पर है जहां कोई जाना नहीं चाहेगा कभी जानबूझकर रात के समय। उस जगह से करीब 2 किलोमीटर अंदर एक पतला रास्ता है जहां पर पैदल जाना होगा, गाड़ियां यहां तक बाइक भी नहीं जा सकती। केवल उस जगह पर एक समय में एक ही इंसान जा सकता है, और पैदल में 2 लोग, उसके पीछे कोई साथ चल रहा हो तो वो उन दोनों के पीछे चलेगा। जब वो 2 किमी की दूरी तय हो जाएगी तो सामने एक झोपड़ी होगी जो बरसों से बंद पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि उस झोपड़ी में कोई मृत आत्मा रहती है जो अतृप्त है, उसकी आत्मा अशांत है, कारण का कुछ पता नहीं, मगर हर रात जब 12 बजता है उस जगह में किसी के होने का एहसास शुरू हो जाता है। फिर धड़ धड़ की जोरों की आवाज करती अंदर दे उस झोपड़ी को अजीबो गरीब आवाजें निकालते हुई कोई चीखती चिल्लाती पिटने लगती है। उस जगह रात के समय जाना मौत को निमंत्रण देने के समान है। हम फिर भी उस जगह जाने की ठान रखें और जाना चाहते थे। शाम को 6 बजा तो शाम होते ही थोड़ा नीला आसमान सोने की तैयारी करने लगा। उजाला होते तक तो मन किया कि हम जाएंगे उस जगह पर, मगर जैसे ही शाम होना शुरू हुआ हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी। डर मन में समाते जा रहा था। पहले तो मेरा मन हुआ कि इस काम को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाए, ना जाने सच में कौन सी घटना घट जाए। किसी इंसान से निपटना तो आसान है, मगर कोई अदृश्य और अलौकिक शक्ति से सामना करने की सोचना क्या बुद्धिमानी हो सकती है, जिसे हम नहीं जानते और ना उसकी शक्ति के बारे में कुछ पता है। कई बार तो सिद्धतांत्रिक भी ऐसे शक्तियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। अगर वो ज्यादा शक्ति से संपन्न हो तो फिर हम तो एक साधारण इंसान ही हैं। ऐसी अनेकों बात मन को परेशान कर रही थी, मगर जब इरादा कर ही लिया तो जान की बाजी लगाकर भी एक और नया तजुर्बा करने में क्या रखा है। या तो चोट मिलेगी या फिर सबक नहीं तो तीसरी चीज का मिलना तो तय ही है, और वो है मीत। शाम को हम अपनी 2 बाइक लेकर निकलने की तैयारी कर ही लिए थे। विनय ने एक बार फिर सोच लेने को कहा, मगर हमने सोच लिया था कि आगे अब और कुछ नहीं सोचना है। अपनी सोचने वाले दिमाग को एक बक्से में हमने बंद करके चाबी लगा दिया था, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं होना चाहते थे किसी भी बात को लेकर। अब बाइक आगे बढ़ी। उस पर कीक मारा जा चुका था, गियर भी अपनी गति पकड़ चुकी थी। अब हम तीनों अपने अपने सिर पर कफन बांधकर निकल चुके थे। हमारी बाइक की रफ्तार तेज थी और बीच बीच में रुके भी कुछ न कुछ खाने पीने, एक ढाबे में नाश्ता किए। उसके बाद हमारी दोनों बाइक उस गांव के अंदर प्रवेश कर गई। रात के 8 बज चुके थे। सुनसान कोई नहीं दिखाई दिया वहां पर एक आदमी भी। थोड़ा मन में घबराहट पनपने लगा कि कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो जाए। आखिर रात भर उस जगह पर रुकना है जहां लोग मौत की आहटें सुनने का दावा करते हैं। आगे जाते वक्त मैं बाइक चलाना बंद किया, राघव को थमा दिया। विनय अपनी बाइक में था। राघव को अपनी बाइक इसलिए थमाया क्योंकि मैं इस जगह के नज़ारे को बड़े आराम से देखते हुए जाना चाहता था। हम आगे बढ़ने लगे। बेहद सन्नाटा। ऐसा लग रहा था देखकर जैसे किसी बेरहम राजा का गांव हो जहां जिंदगी भी रहम की भीख मांगती थी। हम आगे बढ़ते हुए उस दाहिने मोड़ पर मुड़ने ही वाले थे। मेरी नजर बाएं तरफ पड़ी। एक हनुमान भगवान की प्रतिमा थी जो एक छोटी सी बनी मंदिर की तरह लग रही थी पेड़ के नीचे, पर उसमें दरवाजा बंद था। हम आगे जाने के पहले उनको प्रणाम किए, फिर आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे सन्नाटा भी हमारे साथ चलने लगा। मन इस वीरान भयानक रास्तों को देखकर ही अंदर से कांपने लगी, इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि हम क्या करने जा रहे हैं। आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच ही गए जिसे भूतिया बताया जाता है। वहां सच में एक बड़ा सा तालाब था। हवाएं चल रही थीं, थोड़ी तेज थी। ऐसा लग रहा था देखकर कि हवाओं के साथ वो पेड़ भी झूम रहे हैं। मन में सरसराती पत्तों की आवाजें सुनकर ही अनजान सा भय अपना डेरा जमाने लगा। बड़ा ही भयानक और मन को अशांत कर देने वाली स्थिति बनती ही जा रही थी, क्योंकि अब हमें उस जगह बाइक रखकर एक एक पतली सी गली से होकर उस भूतिया झोपड़ी तक पहुंचना था। हम कुछ देर उस जगह पर तालाब के पास रुके। राघव ने एक सिगरेट सुलगा लिया। विनय और मैं थोड़ा गौर से उस जगह को देख रहे थे। तालाब में रचा हुआ कालापन मन में अनेकों सवालों को जन्म देने लगा था। वो कालापन अंधेरे की वजह से था। उसके बाद जब रात को करीब 11:30 बजा, हम अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, मगर हिम्मत जवाब देने लगी थी। हमारे मन में बार बार वो झोपड़ी, जिसे अब तक हमने देखा भी नहीं था, बस सुना था, वो बहुत सारी बात उसे लेकर सोचने पर मजबूर कर रही थी।
सबसे बड़ी बात, हमें बाइक को उस तालब के पास रखकर अंदर 2 किमी और जाना था। अब शुरू हुआ था असली डर का सफर। राघव ने अब तक 4 सिगरेट पीने के बाद उस आखिरी सिगरेट को खत्म होने के बाद जमीन में फेंका और उसे अपने बूट से रौंद डाला। फिर उसके बाद हम तीनों ने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ने लगे। सूखे पत्तों में जब पैर पड़ते थे तो मन में उसकी खड़खड़ाती आवाजें ही अजीब सा सिहरन पैदा करने लगती थीं। सोचते थे कहीं वो काली शक्ति जिसे हम देखने या महसूस करने जा रहे हैं वो आगे या पीछे से ना पहुंच जाए उस पतली सी गली में कहीं से, वरना भागने का भी मौका नहीं मिलेगा उसे देखकर। तो किसी तरह से उस जगह पर पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि हम लोग सोच रहे थे। फिर जब उस जगह पर हम खड़े हुए, मंजिल हमारे सामने थी। वो पतली गलियों वाला रास्ता खत्म हो चुका था। सामने अब हमारे एक झोपड़ी थी जिसके बारे में ही सुनकर हम उसे देखने आए थे। उस झोपड़ी का दरवाजा सफेद रंग का था। उसमें 3 बड़े बड़े ताले जड़े हुए थे। वो ताले भी जंग खाए हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे काफी सालों से खोलना तो दूर, उसे देखने भी कोई नहीं आया हो। हमने उस तालों पर मोबाइल और टॉर्च की रोशनी मारी और देखने का प्रयास किया। उसके बाद उस झोपड़ी के अंदर झांका जा सके ऐसा कोई जगह मिल जाए, ये सोचकर उन रोशनियों से हम देखने का प्रयास करने लगे। दरवाजे पर भी कोई छेद देखने का प्रयास किए, पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे हम अंदर क्या है देख सके। मैं उस जंग खाए ताले पर टॉर्च मार रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो ताला हिला था। बिना आवाज किए इशारों से मैं उस एक ताले के बारे में राघव को बताया कि मुझे लगा कि वो ताला हिला है। वो भी उस पर मोबाइल का टॉर्च मारकर देखने लगा, पर दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं हुई जो हम देखना चाह रहे थे। विनय इधर उधर देख रहा था बार बार। उसके मुखमंडल पर छाया हुआ डर ही उसके मनोदशा की शिकायत कर रहा था। हम एक जगह रुक गए और फिर समय देखा। रात को 12:07 हो चुके थे। इसका मतलब यह कि जब उस ताले को मैंने हिलते हुए देखा था शायद 12 या उसके आसपास का ही समय था। अब तो यह सोचकर मेरे भी होश उड़ने लगे। मेरे अंदर भी कुछ पल के लिए कुछ शंकाओं ने जन्म लिया था। मैं सोचने लगा कि कहीं 12 बजे इस झोपड़ी में वो आत्मा प्रवेश तो नहीं किया होगा। जब मैं उस ताले को देख रहा था किसी तरह खुद को संभाला। हम हर तरह के प्रकाश करने वाले वस्तु को बंद करके अब एक जगह खड़े हो गए, उस झोपड़ी से थोड़े दूरी बनाकर। अब इंतजार भी उस आवाजों के आने की थी जिसका दावा किया जाता है। हम अब चुपचाप खड़े हो गए। प्रतीक्षा थी बस अब उस आहट की। इसी तरह रात को 1 बज गए और अंधेरा घना हो गया। उस झोपड़ी से सटे हुए अगल बगल में पेड़ थे। वो पेड़ और उसमें लगे पत्तों में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे वो गुस्से में हो और हमें उस जगह से जाने की सख्त चेतावनी दे रहे हो। फिर कुछ देर बाद वो भी शांत हो गए। रात को 2 बज चुके थे। अब तक कोई आवाज उस झोपड़ी से नहीं आई थी। अब उस जगह रुकना समय की बर्बादी लगने लगी। हमने वहां से जाने का निश्चय किया। वापस अपने कदम हमने ले लिया। जो सोचकर आए थे वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं। अब रुकने से क्या फायदा, कुछ घंटों में तो दिन भी निकल आएगी। पर जब हम वहां से निकलने का सोचे और आगे बढ़ने लगे तब राघव की नजर एक पत्थर पर पड़ी 2 हाथ की हथेली जितनी पड़ी उसकी आकार रही होगी। वो सफेद रंग का पत्थर था, शायद चूने का पत्थर होगा। जब राघव उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा तो देखकर हमारे हो जबान में जैसे आवाज ही ना रही हो। उस पत्थर में कोई मानवीय चेहरा जैसी आकृति बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। हमने कुछ लंबी डरी हुई सांसें ली, फिर अपने ईष्ट को ध्यान किया जान बचा निकलने के लिए। फिर राघव अपने मोबाइल का टॉर्च उस पर मारा। हमने देखा अंधेरे में जो अपनी आकृति बदलती पत्थर लग रही थी अब वो बिल्कुल सामान्य था। यह रहस्य क्या था कुछ समझ नहीं आया। तुरंत वहां से भाग निकलना हमने सही समझा और बाहर निकलने उस पतली गली से वापस आने लगे। जैसे ही कुछ दूर हम पहुंचे थे वापस जाने के लिए उस झोपड़ी में हरकत हुई। हम घबरा गए। उसे सच में अंदर से कोई जोर जोर से पीट रहा था। हम भागे वहां से जितना जल्दी हो सका। जैसे जैसे हम उस गली से दौड़ते हुए भाग रहे थे एक जोर की चीख शायद उस झोपड़ी से ही आई थी। हमारे हलक में आवाज फंसी की फंसी रह गई। किसी तरह भागे वहां से बाहर आए, अपनी अपनी बाइक पकड़े। फिर वहां से भाग निकलना ही सही समझा हम लोगों ने। पर वो चीख मात्र एक बार जोरदार आई थी जो दिल में बहुत बुरी तरह हलचल मचा कर रखती थी। रास्ते भर हम उसी के बारे में सोचने लगे थे। वो आवाज न किसी पुरुष की थी न किसी स्त्री की, न जाने किसकी थी, पर कुछ हद तक ऐसी लगी किसी स्त्री की होगी जो बहुत दर्द में चीखी होगी। क्योंकि हम दूर पहुंच चुके थे तो पहचानना मुश्किल हुआ, पर काफी अजीब सी आवाज थी। किसी तरह से उस जगह से अपनी जान बचाकर निकलने में सफल हुए, मगर वो आवाज
यदि एक बार ना होकर कई बार निकली होती तो शायद मौके में ही सुनकर किसी न किसी की मौत निश्चित हो सकती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।